आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। अब हमें ये देखो एक एक ऑप्शन के बारे में जानना होगा। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कौन सा कथन सत्य है, तो मैं बेसिक से पॉइंट बता देता हूँ कि कभी भी किसी भी जो है बंद की अगर तुम्हें ध्रुवता देखनी है तो वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको हमेशा जो उनकी विद्युत ऋणात्मकता के बारे में जानना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे HF और HBr की तुलना में ध्रुवी जो है HF तथा HBr की तुलना में कम ध्रुवीय, मतलब कह रहा है कि HF HBr की तुलना में कम ध्रुवीय। अब इस कथन की अगर हमें व्याख्या करनी है तो मैं ऐसे करूंगा कि देखो हमारा क्या है, हमारा है HF और एक है HBr। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। अगर हमें दो चीजों को कंपेयर कराना है, विद्युत ऋणात्मकताओं का कंपैरिजन कराना है, तो हमें पहले एक चीज को रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसे आधार बना लिया, H को हमने आधार मान लिया है, रेफरेंस मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ हम देखेंगे कि फ्लोरीन ज्यादा हमारा विद्युत ऋणात्मक है कि हमारा ब्रोमीन ज्यादा ऋणात्मक, क्योंकि जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसी का हाइड्रोजन से जब हम अंतर देखेंगे तो मतलब वो बंध ज्यादा ध्रुवीय होगा जिसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर सबसे ज्यादा होगा। अब देखो HF और HBr दो बंध हैं, तो हमारा HF तब ज्यादा ध्रुवीय होगा जब हमारा इसके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर H और Br की विद्युत ऋणात्मकता के बीच के अंतर से ज्यादा होगा। ठीक, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको एक बार सही से सुन लेना, समझ लेना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखो अब हमारा देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने रेफरेंस माना, हाइड्रोजन की मान लिया 2.1 विद्युत ऋणात्मकता है, लेकिन हमें पता है कि किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर जैसे जो है जैसे हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो हमारी विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो हमारा क्या होगा, F की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी Br से, तो हमारा H और F के बीच का जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा, ठीक है, वो H और Br की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर से ज्यादा होगा। तो हमारा HF हमारा क्या होगा, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, विद्युत ऋणात्मक होगा। ठीक है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा किससे, HBr से। ठीक है, तो मतलब HBr से जब जो HF हमारा HBr से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा तो HF हमारा ज्यादा ध्रुवीय होगा। तो HF ज्यादा ध्रुवीय होगा तो मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, मतलब ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब क्या अगर पूर्णतः शुद्ध जल में कोई आयन नहीं पाया, अरे भैया ये कौन सी बात हुई, पूर्णतः शुद्ध जल हमारा कौन सा होता है, H2 होता है, इसमें दो आयन पाए नहीं जाते हैं, H प्लस तथा OH माइनस। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। वो तो कह रहे हैं नहीं पाया जबकि पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्या था, रासायनिक बंध जब बनता है जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बलों से अधिक होते हैं। ठीक है, अब देखो चौथा हमारा देगा सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अब देखो रासायनिक बंध जब बनता है जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बलों से अधिक होते हैं। ठीक है, तो जब हमने हमेशा बताया कि रासायनिक बंध जो बनने के कारण होते हैं, एक होता है लुईस का अस्टक नियम, ठीक, एक डिपेंड करता है बंध से जुड़े तत्वों की स्थितिज ऊर्जा घटाने की प्रवृत्ति। अब देखो इसमें होता क्या है, मैं आपको इस वाले जो पॉइंट है इसका अच्छा सा एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जैसे मान लो क्या होगा कि जैसे जब हमारा बंध निर्माण मतलब परमाणु में जो हमारे बंध निर्माण तब होगा जब हमारी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। ठीक, मतलब इसका क्या हुआ, बंधित परमाणु जो हमारे बंधित परमाणु होंगे और जो हमारे अबंधित परमाणु की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, मतलब जो हमारे बंधित परमाणु हैं वो अबंधित परमाणु की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो जो है और जो हमारे अबंधित परमाणु होते हैं तो उनकी ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा में कम होने वाली या कमी ही बंध निर्माण का कारण होती है। ठीक है, अब क्या होता है, इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब होगा ये कि जब दो परमाणु हमारे निकट आते हैं तो उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल लगते हैं। ठीक है, यदि इन बलों के परिणामी प्रभाव द्वारा प्रबंधन की ऊर्जा में कमी हो तो बंध बन जाता है। ठीक है, मतलब इसका ही ये मतलब हो गया कि जब हमारी परिणामी प्रभाव द्वारा प्रबंधन की ऊर्जा में कमी हो तो बंध बन जाता है। मतलब इसका मतलब ही हुआ जब हमारा आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अधिक होगा तभी हमारा रासायनिक बंध बनेगा। आप जो चीज मैंने बोली है उसको मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, इतना लंबा चौड़ा है, मैं लिखूंगा नहीं, मैंने बोल दिया है कि क्या होता है, दोनों प्रकार के जो बल लगते हैं। अब दोनों प्रकार के बल लगे तो होगा क्या है कि इन बलों के परिणामी प्रभाव द्वारा प्रबंधन की ऊर्जा में अगर कमी होती है तो हमारा बंध बन जाता है, और यदि इसके विपरीत वृद्धि होती है तो बंध नहीं बनता है।
मतलब समझ गए ना कि यही होता है। ठीक है, तो प्रबंधन में ऊर्जा की कमी कब आएगी? जब हमारा आकर्षण बल जो है ज्यादा होगा और प्रतिकर्षण बल कम होगा, तभी तो हमारे प्रबंधन की प्रभावी परिणामी ऊर्जा में कमी आएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये अब कह रहे हैं भैया ये सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों का स्थान, भैया ये तो बिल्कुल ही गलत है। सहसंयोजकता में क्या होता है? किसी यौगिक, पहले मैं सहसंयोजकता बता देता हूँ। सहसंयोजकता आपकी होती क्या है? सहसंयोजकता में आपका होता है, जैसे सहसंयोजकता की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, तो मैं सहसंयोजकता के बारे में आपको बता दूं क्या होता है सहसंयोजकता। सहसंयोजकता में आपको ये होता है किसी यौगिक में किसी तत्व द्वारा साझा किए गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। मैंने बोल दिया ना, वो आप सुन लो। यौगिक में किसी तत्व द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या उसी तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। अब मैं एक एग्जांपल अगर ले लूं CH4, ठीक है, तो देखो कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के अंतिम कोष में 4 होते हैं। इसे अपना अष्टक पूरा करने के 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, तो जो है कार्बन की सहसंयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई कि नहीं हो गई? अब इसी तरह NH3 में देखते हैं, ठीक है, N के अंतिम कोष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं। इसको कहिए चाहिए कितने? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया कि नहीं कर लिया? तो यही समझ में आया कि नहीं? जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा, सॉरी ये नहीं, जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उसकी सहसंयोजकता कहते हैं। अब ये देखना होता है कि हमारी जो है किसी भी तत्व की सहसंयोजकता कितनी होती है। किसी तत्व की सहसंयोजकता होगी, मान लिया कि जो है, अब मान लो अंतिम को सबसे अधिकतम सहसंयोजकता वो होती है उसके अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की अधिकतम सहसंयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो जैसे PCl3 है, PCl5 है। अब देखो यहाँ पे इसकी सहसंयोजकता फास्फोरस की 3 हो जाती है, यहाँ 5 हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंतिम कोष में कितने अधिकतम जो है इसकी संयोजकता अधिकतम कितनी होगी? 5। मतलब अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की अधिकतम सहसंयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो इसकी संयोजकता 3 हो सकती है, 5 में मैंने सहसंयोजकता का भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा कथन सत्य है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।